Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Mega Kuch Feast and we are going ahead with the chapter evaluation. Today in the video number 9, we are going to learn Hardy-Weinberg equilibrium law. ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग का हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट सिंथेटिक थ्योरी. हमने बात करी थी सिंथेटिक थ्योरी की. Synthetic theory actually it is the combination of that Darwinism and the Hugo de Vries theory. Hugo de Vries ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी और डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी. उन सबको कंबाइन करके जीएल स्टीफन एक साइंटिस्ट हैं, वो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी. इन्होंने दी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ओके, सो जीएल स्टीफन ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी. ये एक्चुअली सिंथेटिक थ्योरी है, मतलब कि इसमें दो थ्योरी का कॉम्बिनेशन है. ओके, तो इन्होंने बताया कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं इवोल्यूशन के. उसमें हमने पढ़ा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, देन देयर इज दिस जीन माइग्रेशन इज देयर, जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, ये सारे हमने देखे थे कि ये सब चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है वेरिएशंस होते हैं. ओके, एक स्पीशीज में, किसी भी स्पीशीज में वेरिएशन का कारण क्या है, क्यों आ रहे हैं वो वेरिएशन, वो ये सब रीजन है कि जीन रिकॉम्बाइन करते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है. वो हमने पिछली वीडियो में बात करी हुई है. आज हम बात करेंगे हार्डी वेनबर्ग का लॉ. एक्चुअली हार्डी और वेनबर्ग दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं. Hardy is an English mathematician and Weinberg जो है जर्मनी को बिलोंग करते हैं. तो इन दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली दे हैड टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग. ठीक है, इंडिपेंडेंटली डेवलप द मेथड टू रेट द एवोल्यूशनरी चेंजेस एंड द पॉपुलेशन जेनेटिक्स. राइट, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग जो है एक ही बात कही. They had late evolutionary changes and the population genetics. Now we will see what this Hardy-Weinberg law tells us. Right? So, in this law, relative frequency of alleles in a population of a sexually reproducing organism remain constant from generation to generation. क्या बात होती है, क्या कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे सपोज एक पॉन्ड है. इस पॉन्ड में जो है फ्रॉग की पॉपुलेशन रह रही है. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग्स रह रहे हैं. कुछ ग्रीन कलर के फ्रॉग्स हैं, कुछ थोड़ा सा उनमें रेड टच है. ओके, तो यहाँ पे फ्रॉग की एक पॉपुलेशन है. राइट, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हार्डी-वेनबर्ग, क्या कह रहा है कि जो एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जैसे एलील क्या होता है, पहले तो हम एक क्रोमोसोम बनाते हैं. ये क्रोमोसोम है. ह्यूमन बींग्स में ऐसे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं. ये सपोज 8 क्रोमोसोम है हमारा. 2 क्रोमोसोम होते हैं पेयर में होते हैं, क्लियर. 8 क्रोमोसोम है जो पेयर में है. अब यहाँ पे क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का. ओके, डीएनए का क्रोमोसोम बना होता है. ओके, दिस डीएनए, द पार्ट ऑफ द डीएनए, सपोज ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आरएनए बना रहा है, उससे प्रोटीन बन रही है. तो ये पार्ट क्या हो गया? दिस पार्ट इज कॉल्ड नाउ जीन. ये पार्ट हो गया जीन. ठीक है, तो ये एक लोकस है. लोकस मतलब पोजीशन है जहां पे एक जीन लोकेटेड है. इस जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म्स होंगी. ठीक है, उन ऑल्टरनेट फॉर्म्स को हम बोलेंगे एलीज. सपोज यहाँ पे है कैपिटल ए और यहाँ पे है स्मॉल ए. तो कैपिटल ए एक डोमिनेंट एलील है और स्मॉल ए इज अ रिसेसिव एलील. ठीक है, कैपिटल ए इज अ डोमिनेंट एलील एंड स्मॉल ए इज अ रिसेसिव एलील. तो इस क्रोमोसोम में हेटेरोजाइगस कंडीशन है.
हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए है। अगर दोनों ही क्रोमोसोम पे कैपिटल ए एलील्स होते तो वी कॉल देम होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर दोनों ही क्रोमोसोम पे स्मॉल ए होता तो उसे हम बोलते होमोजाइगस रेसेसिव, राइट, यही बोलता है। ओके तो एक इस पे है डोमिनेंट एलील, इस पे है रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील अगर एक भी होती है तो वो अपना ट्रेट शो करती है, लेकिन रेसेसिव होने के लिए, रेसेसिव ट्रेट को शो होने के लिए दोनों ही एलील जो है रेसेसिव फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो यहाँ पे ये फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे सपोज 20 फ्रॉग्स हैं, ओके, कुछ रेड कलर के हैं, कुछ ब्लैक कलर के हैं, कोई भी कलर मान लीजिए। अब इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी इन फ्रॉग्स की, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मोर फ्रॉग्स, और फ्रॉग्स बनाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे जितने रेड थे नेक्स्ट जनरेशन में भी उनकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, और जितने ब्लैक थे उनकी भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ओके। सो फ्रीक्वेंसी जो है एलील्स की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ब्लैक कलर को ब्लैक कलर ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो रेड कलर ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो एलील की फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सपोज ये जनरेशन 1 थी, ये सारे पेरेंट थे, इन पेरेंट के हो गए ऑफस्प्रिंग, तो दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन। सपोज F1 जनरेशन है ये, तो यू कैन सी दैट द अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग रूल और इक्विलिब्रियम लॉ, जो जनरेशन 1 में जो जेन की फ्रीक्वेंसी थी और एल की फ्रीक्वेंसी थी वही सेम रहेगी इन द नेक्स्ट जनरेशन, ओके, इज इट क्लियर नाउ। अब ये होने के लिए रीजन है, कंडीशन है, ऐसा कब हो सकता है, कब पॉपुलेशन में ये सब कांस्टेंट रह सकता है। पहला रीजन ये है कि पॉपुलेशन होनी चाहिए लार्ज, ओके। ऐसा नहीं है कि ये एक पॉपुलेशन 10 लोगों की और ये एक पॉपुलेशन है 20 लोगों की, केवल इसमें आप जो है ये कांस्टेंट रहेगा, नहीं होगा। पॉपुलेशन होनी चाहिए लार्ज, थाउजेंड्स में, ओके। देन देयर इज अ रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे जो है कुछ पीपल है बहुत ही ब्लैक है, ओके, और यहाँ पे कुछ पीपल हैं दे आर फेयर इन कलर, ओके, दे आर फेयर इन कलर। तो यू विल सी कि भाई फेयर वाला पीपल जो होता है, भाई अपनी चॉइस होती है, फेयर वाले को फेयर वाले ही पसंद आते हैं और ब्लैक वाले को भी फेयर वाले पसंद आ रहे हैं। तो क्या है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सी कि हम लोग अपनी चॉइस से जो है मीटिंग करते हैं, वी वांट दैट, कोई लड़के की पसंद होती है भाई लड़की लंबी होनी चाहिए, किसी की पसंद है आईज का कलर ऐसा होना चाहिए, हेयर्स लंबे होने चाहिए, है ना, ये सब। मतलब हमारा जो मीटिंग है दैट इज नॉट रैंडम, वी कैन से इट इज अ नॉन रैंडम मीटिंग, है ना, हम अपनी चॉइस से मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग का रूल जो है, लॉ जो है, वो तभी फॉलो होगा जब मीटिंग जो है रैंडम होगी, कोई भी किसी से मीटिंग कर सकता है, ये वाली बात है। थर्ड बात क्या कह रहे हैं, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ठीक है, थर्ड वाली बात ये है कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो म्यूटेशन, यानी कि जो क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि कभी ऐड हो गया सपोज एक क्रोमोसोम, या यहाँ पे क्रोमोसोम का पार्ट टूट के यहाँ लग गया, या कोई जीन है, डीएनए किससे होना है, जीन से होना है ना, ए टी जी सी सी जी ए टी टी ए, लाइक दिस, अगर कोई भी बेस पेयर चेंज हो गया तो जीन में चेंज हो गया, तो ये म्यूटेशन हो गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज जीन क्रोमोसोमल, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ऑल मेंबर्स सर्वाइव एंड हैव इक्वल रिप्रोडक्टिव रेट, यानी कि उस पॉपुलेशन के सारे मेंबर जिंदा रहने चाहिए, यानी कि हमें अभी यहाँ पर बात करी थी 100 फ्रॉग थे,
तो ये सारे के सारे जिंदा रहने चाहिए, कोई भी मरना नहीं चाहिए। आगे की प्रोजेनी बना दे, बाद में चाहे मर जाए, ऐसे तो लाइफ साइकिल होती है, वो वाली बात अलग है। लेकिन कोई भी लाइक कोई भी सडन जो डिजास्टर्स होते हैं, जैसे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, या फायर हो गया, उससे जो डेथ हो रही है वो नहीं होना चाहिए। ऑल मेंबर्स शुड सर्वाइव एंड हैव इक्वल रिप्रोडक्टिव वेट। ये जब चीजें जब फॉलो होंगी, देन ओनली हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम लॉ है वो फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब पहली बात तो ये होता है, ऐसा नहीं होता है, सब चीजें पॉसिबल, म्यूटेशन भी होता है, नॉन रैंडम मीटिंग होती है ना, म्यूटेशन होता है, नॉन रैंडम मीटिंग होती है ना। और ये है ऑल मेंबर सर्वाइव, ये कह नहीं सकते भाई, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, कहीं फ्लड आ गया, कहीं सुनामी आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो डिजास्टर भाई, नेचुरल डिजास्टर तो होते रहते हैं, तो भाई सारे लोग जिंदा कैसे रह सकते हैं, नॉट पॉसिबल ना। तो ये हार्डी वेनबर्ग का जो भी इक्वेशन दी हुई है वो वैसे फॉलो नहीं होती है, क्योंकि इवोल्यूशन होता है और चेंजेस होते हैं। अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो भाई ये फॉलो होगा, ठीक है। तो हम हार्डी वेनबर्ग की जो इक्वेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि एक एलील है डोमिनेंट एलील ए, एक एलील है रेसेसिव, ठीक है, ये है डोमिनेंट एलील and this is the recessive allele. Okay, and small p is the small p, okay, this is small p. Small p is the frequency of occurrence of dominant allele, and q is the frequency of occurrence of recessive allele. अब आपने मैथ में इक्वेशन पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वेशन पढ़ी है। यही सेम इक्वेशन यहाँ पे है, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, इट शुड बी 1, ठीक है। और वी कैन से p प्लस q इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ। अब इसमें p स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर इज द occurrence of homozygous dominant allele, that is capital A, capital A. Q square is the occurrence of homozygous recessive allele, that is small a, small a. 2pq is the occurrence of heterozygous condition or heterozygous individual. ओके, दैट इज कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। पहले दोबारा रिपीट करते हैं, ए क्या है, कैपिटल ए इज द डोमिनेंट एलील, स्मॉल ए इज द रेसेसिव एलील। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैपिटल ए डोमिनेंट एलील है और स्मॉल ए रेसेसिव एलील है, और पी क्या है, फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए की, यानी कि डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, कितने डोमिनेंट एलील अकर कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में। Small a is the recessive allele and q is the frequency of recessive allele in that particular population. कितने जो है recessive allele हैं, right? तो according to equation p plus q का whole square is equals to p square plus 2pq plus q square. p square क्या हो गया, ये homozygous dominant condition हो गई, कैपिटल ए, क्योंकि p is the frequency of occurrence of dominant allele, ठीक है। and q is for recessive allele, so small a, और heterozygous condition हो गई तो capital A, small a. So this you have to remember, and this p plus q is equals to 1.
अब इसके अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है द रेसेसिव एलील बी, ओके, रेसेसिव एलील बी occurs with a frequency of 0.8। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, Q से डिनोट करते हैं, रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी 0.8 है, ओके, इन अ पॉपुलेशन ऑफ क्रैब्स। तो एक पॉन्ड था उसमें क्रैब है, तो उनकी जो वो है फ्रीक्वेंसी है किसकी, रेसेसिव एलील की, वो क्या है 0.8 है, अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। What is the frequency of homozygous dominant individual? Homozygous यानी कि अगर इन्होंने B लिया है तो हम कैपिटल B ले लेते हैं, ओके। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल में पता करने हैं, राइट। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू 0.8 और वी नो दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो Q पता है हमें, तो P कैसे निकालेंगे, 1 माइनस Q, Q इधर आ गया, तो हमारा हो गया 1 माइनस 0.8, Q is given to you 0.8, रेसेसिव एलील B occurs with a frequency of 0.8, तो 1 में से 0.8 गया तो बचा 0.2, तो P हो गया 0.2, ओके। अब P स्क्वायर वी नो दिस इक्वेशन 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 1, तो P स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर, 2PQ यानी कि 2 इंटू P कितना है 0.2 है और Q है हमारा 0.8। ये इसका आंसर बता देगा हेटेरोजाइगस कंडीशन का। Q स्क्वायर कितना है 0.8 है Q, तो 0.8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 64, सॉरी 8 8 64, तो ये हो गया 0.64, ठीक है। इसका हो गया 16 16 32, 2 के बाद पॉइंट आ गया, ये हो गया 0.32, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0.04, ठीक है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, तो यही बताता है होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। अभी हमने देखा था होमोजाइगस डोमिनेंट एलील या फिर इंडिविजुअल लिख दो आप यहाँ पे, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ओके। तो आपका आंसर हो गया 0.04, so the A is the correct answer, ठीक है। 0.32 is the answer of heterozygous condition, ओके। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कितने पूछा होता तो 0.32 होता, और आपके ये पूछा होता होमोजाइगस रेसेसिव, तो आपका 0.64 आंसर होता है ना इसका, ओके। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हार्डी-वेइनबर्ग equilibrium law. I hope this video is clear to you. If you have still any doubt in this video, you can write in my comment box. I will give the answer there, ठीक है। और आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में। इफ़ यू वांट टू लर्न इन डिटेल बायोलॉजी, अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आपके लिए ये चैनल इज बेस्ट, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।